हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड्स हैं कि बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अगर एक साथ मिलकर के जो कंपाउंड बनाते हैं उनसे भी ज्यादा है कार्बन के कंपाउंड्स की नंबर। कार्बन हर चीज में पाया जाता है जो हम यूज करते हैं। जो संसार में जितनी भी चीजें, बहुत सारी चीजों में कार्बन पाया जाता है। यहाँ तक कि हमारी बॉडी में भी कार्बन होता है। जो हम कपड़े पहनते हैं उनमें भी कार्बन होता है। जो कॉपी, किताब, पेंसिल, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ये जो भी चीजें, सब में कार्बन होता है। कार्बन बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड्स बना लेता है और इसके अंदर एक चेन बनाने की प्रॉपर्टी होती है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि कार्बन एनवायरनमेंट में कितना होता है। तो 0.02% कार्बन होता है अर्थ क्रस्ट में और 0.03% कार्बन एयर में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो कार्बन का परसेंटेज एनवायरनमेंट में या वर्ल्ड में इतना कम होने के बावजूद भी ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू सबसे बॉन्डिंग करता है। तो ये पिछले चैप्टर में आप लोगों ने आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है कि आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, आयंस होते हैं, तो उनका हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पर कार्बन आयोनिक कंपाउंड नहीं बना पाता। इसका रीजन क्या है, चलिए समझते हैं। तो बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड होते क्या है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से कंपाउंड बनते हैं वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। उन कंपाउंड्स को हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उनके अंदर आयंस होते हैं, इसलिए। तो कार्बन खुद कार्बन से ही बॉन्डिंग करके बहुत लंबी चेन वाले कंपाउंड्स बनाता है। वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। सिंगल चेन में भी होते हैं, ब्रांच चेन में होते हैं और साइक्लिक भी होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, आप सबको मालूम है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, दैट मींस 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन एटम में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मान लेते हैं ये है हमारा कार्बन एटम का न्यूक्लियस, इसमें कि 6 प्रोटॉन है और उसके बाद 2 सेल्स बनती है इसमें। फर्स्ट सेल, ये है सेकंड सेल। फर्स्ट सेल है के, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। और बाकी बच रहे हैं, जैसे 6 है इसकी एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2, 4, 2,4। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4। आयोनिक कंपाउंड्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। कैसे, आपने पढ़ा था, मान लो सोडियम क्लोराइड बनाना है हमें, तो सोडियम की एटॉमिक नंबर होती है 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 2, 8 and 1। इसी तरह से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगा 2, 8, 7, ठीक है। तो देखो, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 है और इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 है। तो अब ये दोनों एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके इनर्ट गैस कन्फिगरेशन बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब वो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन हो जाता है। इनर्ट गैस बोल सकते हो या नोबल गैस, जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब होती है, इनर्ट गैसेस होती है। तो ये किसी से कंबाइन नहीं करती है क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट सेल पूरी हो गई है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं। तो जैसे हमने सोडियम और क्लोरीन का एग्जांपल दिया, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इसके भी 8 हो गए आउटर मोस्ट सेल में, और सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, तो इसका मतलब इसमें भी अब 2 और 8 ही रह गया। तो ये इनर्ट गैस का कन्फिगरेशन प्राप्त कर लेती है, तो ये फिर स्टेबल हो जाता है। लेकिन कार्बन में ऐसा नहीं हो सकता। कार्बन में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2 और 4, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। देखो, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल एंड नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कन्फिगरेशन। या तो ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे तो फिर एक ही सेल रह जाएगी। तो फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं और इनर्ट गैस कन्फिगरेशन बन जाता है हीलियम का। तो देखो, क्या ये पॉसिबल है, हो सकता है। तो अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो क्या होता है, इफ इट वर टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 माइनस एनायंस। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके C4 माइनस एनायन बनाएगा, मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन न्यूक्लियस में तो 6 प्रोटॉन्स ही है, भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। अब न्यूक्लियस में तो 6 प्रोटॉन्स ही है, तो ये इसको होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। ये सारे 10 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को
6 प्रोटॉन होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, इफ इट वर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो क्या होता है, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4+ कैटायन, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ये C4+ कैटायन बनाता है, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, जो कि ये नहीं दे सकता, क्योंकि देखो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करते हैं, वो बंधे रहते हैं एक दूसरे से, तो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालना इजी होता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ निकालने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन्स, प्रोटॉन तो 6 ही है, उनके नंबर में तो कोई चेंज हुआ नहीं, इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सेकंड वाली पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए। तो जब ये दोनों तरह से इलेक्ट्रॉन ना तो गेन कर सकता है ना लूज कर सकता है, तो कंपाउंड बनाएगा कैसे, तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड बनाता है। कार्बन कार्बन आपस में शेयर कर सकते हैं, या कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, तो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी कंबाइन करता है शेयरिंग से, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन कंपाउंड्स को पढ़ने के पहले चलिए हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे बॉन्ड बनते हैं वो पहले हम देख लेते हैं, कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स पढ़ करके, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो इनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2। तो देखो इसमें 2 एटम्स हैं, ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर क्या होती है 1, तो इसकी 1 और इसकी 1, ठीक। तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, मतलब इसको जरूरत लगी इसने दे दिया, इसके 2 हो गए, इसको जरूरत लगी इसने दे दिया, इसके 2 हो गए, तो इस तरह से इसको हम बनाएंगे। देखो ये हुआ, और तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और इसमें सिंगल बॉन्ड लगेगा, H बॉन्ड H, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब सिंगल बॉन्ड, 1 बॉन्ड। तो देखिए ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 16, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 286, मतलब आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जैसे ये ऑक्सीजन 2 2 2, इसी तरह इसमें, ठीक है। जब बॉन्डिंग होगी तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मतलब इस तरह, चलो पास पास लिख लेते हैं इसको पहले, ठीक है। तो देखो एक गोला ऐसे बनेगा, तो इस एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। अब इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको शामिल करके हम ऐसे गोला बनाएंगे, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। इसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। हाइड्रोजन ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो इसका अगर हम बॉन्ड बनाएंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, O डबल बॉन्ड, तो ये हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। इसी तरह से चलिए नाइट्रोजन देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो चलिए नाइट्रोजन का भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया एक नाइट्रोजन। ये दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। तो देखो नाइट्रोजन का इस तरह से बनेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 3 3 6 2 8 हो गया ना ऑक्टेट पूरा। तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक, इसलिए नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तब ये बनता है हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होती है ये पता चला, कोई किसी को देता नहीं है, शेयर करता है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसमें कोई ट्रांसफर नहीं होता है, कोई एक एटम दूसरे एटम को पूरा अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं देता है, बल्कि वो शेयर करता है, अपने इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखता ही है और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी ले लेता है, शेयर कर लेता है। मतलब इस वाले एटम के 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर किए और इस वाले एटम के 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर किए, तो इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। चलिए हाइड्रोकार्बन की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है मीथेन, CH4, इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो चलिए मीथेन का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। सबसे पहले सेंटर में आप कार्बन बनाइए, तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस तरह से हम 4 इलेक्ट्रॉन्स डिपिक्ट करेंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इसके चारों साइड में हाइड्रोजन लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से
रिपीट करेंगे। ठीक है, तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए हम यहां से गोला लगाएंगे। तो ये हमारा कार्बन का ऑक्टेट हो गया पूरा। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के। लेकिन हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 होती है, इसलिए इसमें एक ही सेल होती है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। तो हाइड्रोजन के लिए देखो इस तरह से गोला लगाएंगे। ये हो गया, हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये गोला ही। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है मीथेन का। ठीक है, तो समझ में आया। तो कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड कैसे बनाता है आप लोगों ने समझ लिया होगा कि किसी के साथ भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कंपाउंड बनाता है। ये होता है टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट मींस इसकी वैलेंसी होती है 4। ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन से रिएक्ट करके एक चेन बना देता है, चेन इस तरह से। अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दो या और भी कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो लगते हैं, तो इस तरह से कार्बन के कंपाउंड्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो देखा आप लोगों ने, कार्बन जो है बहुत ही वर्सेटाइल नेचर का है, ये किसी के साथ भी कंबाइन कर जाता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। सो कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन फॉर्मिंग अ लार्ज मॉलिक्यूल एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। कि कार्बन खुद कार्बन से रिएक्ट करके बहुत लंबी चेन बना देता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन बोलते हैं। कुछ दूसरे एलिमेंट्स में भी होती है लेकिन ज्यादा नहीं। जैसे सिलिकॉन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के 7 to 8 एटम्स तक की ही चेन बना पाता है। एक सल्फर, सल्फर में भी थोड़ी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। 8 एटम्स ऑफ सल्फर मिल करके एक रिंग बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं S8। लेकिन कार्बन में कैटेनेशन की प्रॉपर्टी जितनी स्ट्रांग है उतनी और किसी एलिमेंट में नहीं है। इसी वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स या कार्बन्स के कंपाउंड्स के बारे में। सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो देखिए, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखो, इसमें 3 तरह के कंपाउंड्स होते हैं। एक तो होते हैं एल्केन, इसमें एन लगा होता है लास्ट में, और दूसरा है एल्कीन, और तीसरा होता है एल्काइन। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं। ये सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, ये डबल बॉन्ड वाले होते हैं, और ये ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले अल्केन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है मीथेन, मतलब एक कार्बन वाला CH4। मीथेन, इथेन है C2H6, फिर प्रोपेन आता है C3H8, ब्यूटेन C4H10। तो इसमें आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसका जनरल फार्मूला अगर हम बनाएं तो हम क्या देखते हैं, जैसे कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन के नंबर क्या है, इसके डबल से 2 ज्यादा, मतलब 2 से 2 ज्यादा 4। यहाँ पे कार्बन 2 है और हाइड्रोजन है 6, दैट मीन्स 2 का डबल 4, 4 + 2 6। तो हर कंपाउंड में हमें यही देखने को मिल रहा है। आ रही आई था। तो आप लोगों ने देखा पहले से दूसरे वाले में कितना डिफरेंस आता है CH2 का। तो हर अगला मेंबर अपने पिछले वाले मेंबर से CH2 डिफर करता है, CH2 का डिफरेंस होता है, CH2 बढ़ता जाता है। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन CnH2n+2। मतलब कार्बन की नंबर जितनी होगी हाइड्रोजन की नंबर होगी उससे डबल से 2 ज्यादा, डबल से 2 ज्यादा। तो हाइड्रोजन की नंबर उससे डबल से 2 अधिक होगी। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से इनकी नेमिंग होती है। एक कार्बन है तो मीथेन, मिथ मतलब 1। 2 कार्बन वाले कंपाउंड को हम इथेन बोलेंगे, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन, इसी तरह से 5 कार्बन वाले को पेंटेन, इस तरह से। तो ये तो हो गए अल्केन। एल्कीन में सिंगल कार्बन वाला मेंबर नहीं होता है। सबसे पहला ही मेंबर होता है C2H4, फिर C3H6, C4H8। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, ये पैटर्न कैसा दिख रहा है हमें, CnH2n। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा Cn और H2n। ये एल्कीन्स है, इनमें डबल बॉन्ड लगते हैं क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। जब इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप बनाओगे तो समझ में आएगा। अब अल्काइन, अल्काइन की तरफ चलते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला। तो इसका भी फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन से ही शुरू होगा। देखो, अगर हमने C2 लिया तो हमें H भी 2 लेना पड़ेगा, लेकिन अगर हम C3 लेंगे तो H कितना आएगा, इसके डबल से 2 कम,
तो 3 का डबल हुआ 6, 6 माइनस 2 4, तो C3H4। इसी तरह से C4 अगर लेंगे, कार्बन की नंबर हम 4 लेते हैं तो H कितना आएगा, 4 का डबल 8, 8 माइनस 2 6, C4H6। ठीक है, तो आप लोगों को एल्केन, एल्कीन और अल्काइन समझ में आ गया। एल्केन होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और ये दोनों होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो चलिए इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला समझ लेते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो देखो, अगर मीथेन का हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है CH4, सबसे पहले आप C लिखो, ये बॉन्ड लगाओ, H H H H, ये हो गया हमारा CH4। इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है तो C2 है, मतलब कार्बन 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 एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब देखो, कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए इधर H होगा, इधर H होगा, इधर H होगा, तो मतलब 3H हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से आप प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सभी का स्ट्रक्चरल फार्मूला बना सकते हो। जब स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर बनाने के लिए आता है एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल खोल के इसी तरह से बनाना है। ऐसा नहीं लिख देना है कि जैसे हमें CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा आपको नहीं लिखना है, बिल्कुल खोल के इस तरह से बनाना है। 2 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से आप जोड़िए, उसके बाद फिर 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, तो C2H6 इथेन। इसी तरह से प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जितना भी लंबी सीरीज होगी, पहले आप कार्बन का स्केलेटन तैयार कर लीजिए, कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ते जाइए, जो एन वाले। लेकिन यहाँ एल्कीन है, ईन है, तो वहां पे डबल बॉन्ड लगेगा। अब देखो कैसे डबल बॉन्ड लगेगा, जैसे मान लो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं C2H4, तो हमने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से 2 कार्बन बना लिए। H कितने हैं, 4 है, तो एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो क्या कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है? देखो 1 2 3, 3 तो है, इधर से 1 2 3, तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट दिखाने के लिए हमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ा, तो ये हमने इसका बनाया। इसी तरह से अगर आप इसका बनाओगे C2H2, जो कि है हमारा एल्काइन में आता है, इथाइन। ठीक है, ये इथेन है, ये इथीन है और ये इथाइन है। तो इथाइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे, कार्बन तो 2 है, तो हमने 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, लेकिन हाइड्रोजन भी 2 ही है, तो एक हाइड्रोजन ये हुआ, एक हाइड्रोजन ये हुआ, तो कार्बन टेट्रा वैलेंसी अपनी कंप्लीट कर पा रहा है नहीं? कितना हुआ, 1 2 ही तो हुआ। तो अब यहाँ पे हमें ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसलिए बॉन्ड लगते हैं, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को हमें कंप्लीट दिखाना है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर लिखने के लिए आता है तो आप इस तरह से खोल करके लिखोगे। अब इसमें आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए भी आ सकता है, C2H6, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए, तो चलिए इसको मिटा के थोड़ा जगह कर लेते हैं, बताती हूँ। तो देखिए, इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने यहाँ बना रखा है, मतलब एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह से हम बना लेते हैं, पहले कार्बन, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो एक इलेक्ट्रॉन ये है इसका, एक इलेक्ट्रॉन ये है इसका। ठीक है, इस बॉन्ड का। उसके बाद कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स आप निशान लगा लो, क्रॉस लगा लेते हैं। ये हुआ 4, इसका भी हो गया 4। ठीक है, अब सब में लगेगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पॉइंट से दिखाते हैं। ठीक है, एक इधर भी हाइड्रोजन लगेगा, एक इधर भी हाइड्रोजन लगेगा, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, तो आप लिख लीजिए H H H H H। ठीक, अब इसमें गोला कैसे लगाना है? इस तरह से इसमें गोला लगाना है कि आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स हो। कार्बन में 8 होने चाहिए और हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो पहले वाले कार्बन का हम देख लेते हैं, 8 कहां से होंगे, 2 2 4 2 6 2 8, यहां तक। इसको थोड़ा सा और इधर बढ़ा के लगा लेती हूँ, तो गोला बनाने में इजी रहेगा। ठीक है, तो इस वाले कार्बन के लिए हम गोला बनाएंगे ऐसे। ठीक है बच्चों, अच्छा इसी तरह इस वाले कार्बन के लिए बना लेंगे 2 2 4 2 6 2 8। ये हो गया, कार्बन तो हो गया कंप्लीट। अब हमें हाइड्रोजन के लिए 2 2 करके गोला बनाना है। ये हो गया एक हाइड्रोजन के लिए, ये हो गया दूसरे हाइड्रोजन के लिए, और ये हो गया इस हाइड्रोजन के लिए। देखो 2 2 है, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अपनी आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट कर रहा है, और यहां भी हमें गोला लगा देना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो आप पहले इसको खोल के लिख लीजिए, ऐसे स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लीजिए, फिर एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमेशा ध्यान रखना है। और फिर आप देख करके कि आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उस तरह से गोला लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि CH2 का अंतर है, और इसमें भी CH2 का ही अंतर है, इसमें भी CH2 का ही अंतर है। चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो,
सब में अपने प्रीवियस वाले कंपाउंड से CH2 का अंतर होता है। तो CH2 का अंतर इससे क्या हमें पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 AU और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1। तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 हो गया, मतलब 14 AU का फर्क होता है हर पिछले वाले कंपाउंड से आगे वाले कंपाउंड में। तो इसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो जैसे एल्केन की होमोलोगस सीरीज ये हो गई, एल्कीन की होमोलोगस सीरीज ये हो गई, अल्काइन की होमोलोगस सीरीज ये हो गई, और सब में CH2 का डिफरेंस है, सब में 14 AU वेट का भी डिफरेंस है। और इन कंपाउंड्स में कुछ फंक्शनल ग्रुप भी लग जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप कैसे लगते हैं? जैसे एक हाइड्रोजन को हटा दिया उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं हम आगे बताएंगे, फंक्शनल ग्रुप कितने होते हैं, और फंक्शनल ग्रुप ही उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी तय करता है। उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी? फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है। फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की। तो अगर हम फंक्शनल ग्रुप भी इनमें लगा देंगे तो फंक्शनल ग्रुप में भी होमोलोगस सीरीज होती है। तो होमोलोगस सीरीज में सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा। अगर फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं चाहे एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो सेम फंक्शनल ग्रुप की सीरीज में ही होमोलोगस सीरीज देखेंगे। तो होमोलोगस सीरीज में होता क्या है? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और इनके बीच में डिफरेंस होता है CH2 का। सीरीज के हर मेंबर के बीच का डिफरेंस 14 AMU होता है। मॉलिक्यूलर मास of each member increases up the series by 14 AMU. Melting and boiling points increases up the series. सीरीज में जितना आगे बढ़ते जाएंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो कंपाउंड साइज में बड़े होंगे और उनका मास भी बड़ा होगा तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। और क्या प्रॉपर्टीज है? सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस अप द सीरीज। इसका भी रीजन वही है कि जब कंपाउंड बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा होगा तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, वो जल्दी घुलेंगे नहीं। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए होमोलोगस सीरीज के फंक्शनल ग्रुप के बारे में समझ लेते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी करवाऊंगी। हाँ बच्चों देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं हेलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हेलोजन में क्लोरो ब्रोमो प्रीफिक्स के रूप में इसको हम पढ़ते हैं। जैसे एल्केन है तो उसका एग्जांपल हम लेते हैं प्रोपेन। तो प्रोपेन में अगर हम क्लोरीन या ब्रोमीन लगा दें तो उसको हम पढ़ेंगे क्लोरोप्रोपेन एंड ब्रोमोप्रोपेन। सबसे पहले आप प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लीजिए। 3 कार्बन होते हैं ये, ठीक है, H H H H H H। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप क्लोरीन या ब्रोमीन लगा देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे क्लोरोप्रोपेन। क्लोरीन लगा दिया ये हो गया क्लोरोप्रोपेन। क्लोरीन की जगह हम ब्रोमीन लगा दें तो इसको पढ़ेंगे ब्रोमोप्रोपेन। तो नोमेनक्लेचर जो नाम होता है तो क्लोरोब्रोमो को हम पहले लगाते हैं। लेकिन अल्कोहल में सफिक्स होता है ऑल और फंक्शनल ग्रुप उसका लगता क्या है? OH। तो चलिए एग्जांपल प्रोपेन का ही ले लेते हैं। इसी तरह से 3 कार्बन ले लिया हमने, हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन हैं। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप OH लगा देंगे, बाकी सारे ये हाइड्रोजन। पूरा फार्मूला खोल के लिखना है अच्छे से, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे प्रोपेनॉल। ये जो ऑल है ये सफिक्स के रूप में, मतलब हम बोलते हैं तो प्रोपेन के बाद आता है। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो देखो प्रोपेन कैसे लिखते हैं? PROPANE। तो E हटा देंगे और उसकी जगह OL लगा देंगे, ये हो गया प्रोपेनॉल। और इसको हम क्लोरोप्रोपेन लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में CHO लगता है और इसको हम पढ़ते हैं अल। तो ये प्रोपेन ही ले लेते हैं, एल्डिहाइड बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे प्रोपेनल। क्या बोलेंगे? इस तरह से उसका नाम लिखेंगे प्रोपेनल। ई हटा देंगे, ई हटा के AL लिख देंगे प्रोपेनल। और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर हम बनाते हैं तो पहले आप 3 कार्बन इसी तरह से बना लीजिए। तो देखिए इसमें होता है CHO, तो एक लास्ट वाला जो है C, इसमें HO हम करेंगे। तो देखो पहले इसकी वैलेंसी हम कंप्लीट कर लेते हैं, H H H, ये H, यहाँ पे O लिखेंगे तो O के साथ डबल बॉन्ड लगाएगा, इसलिए यहाँ पर H नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा बनेगा एल्डिहाइड प्रोपेनल। कार्बन के नंबर चाहे जितनी बढ़ा लो घटा लो, ब्यूटेन के साथ भी बना सकते हो, पेंटेन के साथ भी बना सकते हो, उसी तरह से उसका नेम चेंज होता जाएगा, ब्यूटेनल, पेंटेनल, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा है। एल्डिहाइड में होता है CHO। कैसे लगाते हैं हम इसको? तो एक किनारे से ही हम इसको लगाएंगे, जब O यहाँ लिखेंगे डबल बॉन्ड O के साथ लगेगा तो फिर हमें एक H हटाना पड़ेगा। एक H तो रिप्लेस हुआ O से और एक H हट गया, ठीक है। अब हम बनाते हैं कीटोन का, प्रोपेनॉन। इसमें क्या होता है? CO, C डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे? अगर हम प्रोपेन से ही बनाते हैं तो पहले हम C लगा लेते हैं इस तरह से, ठीक है। लेकिन आप ध्यान देना, बाकी सारे हमने एक साइड में लगाए, देखो अल्कोहल वाला भी लगाया, क्लोरोब्रोमो भी एक साइड में लगाया, एल्डिहाइड का भी साइड वाले कार्बन साथ में लगाया। लेकिन कीटोन जो होता है ना, कीटोन में जो O डबल बॉन्ड O लगाते हैं वो बीच में लगता है, मतलब दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए, बीच वाले में लगेगा। इसीलिए कीटोन 2 कार्बन से तो बन ही नहीं सकता है।
तो इस होमोलोगस सीरीज का सबसे पहला मेंबर प्रोपेनॉन ही होगा, क्योंकि इसमें हम बीच वाले के साथ ही ऑक्सीजन लगाएंगे, ठीक है, बाकी सबके साथ हाइड्रोजन लगेगा। हाँ, तो आप लोग चेक कर लीजिए, हर कार्बन के साथ 4 वैलेंसी हो रही है। देखो 1 2 3 4 इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ 1 2 3 4, इस कार्बन के साथ 1 2 3 4, मतलब हर कार्बन एटम 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये हो गया आपका कीटोन का। तो ध्यान रखना एल्डिहाइड और कीटोन, देखो एल्डिहाइड में भी CO होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, लेकिन एल्डिहाइड में हम साइड में लगा देंगे और एक H लगा देंगे यहाँ पर, लेकिन कीटोन साइड वाले में कभी नहीं लगाते हैं। अगर आपकी सीरीज लंबी है, 4-5 है, मान लो 5 कार्बन है, तो आप कहीं भी लगा दो, सेकंड में लगा दो, थर्ड में लगा दो, लेकिन किनारे नहीं लगता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है COOH, यहाँ पर भी CO है और उसके बाद OH, तो इसका भी हम प्रोपेनोइक एसिड बना लेते हैं। तो C, उसके बाद डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी आ जाएगा OH, ठीक है, बाकी सारे H। हाँ, तो देखिए इसमें भी कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं तो डबल बॉन्ड O और OH को साइड में रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोपेनोइक एसिड। इसको हम कैसे बोलेंगे? प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम लिख लेते हैं प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। और ये हो गया हमारा प्रोपेनॉन, इसको हम लिखेंगे प्रोपेनॉन, और ये है प्रोपेनल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एल्डिहाइड के लिए अल, अल्कोहल के लिए ऑल, और क्लोरो ब्रोमो तो पहले प्रीफिक्स ही लग जाता है। कीटोन के लिए ऑन से प्रोपेनॉन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, जो मैंने आज पढ़ाया है सारा समझ में आया होगा। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगी, जितना मैंने पढ़ाया है उसके कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगी, फिर आगे बढ़ूंगी, आगे चलूंगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।